साथियों कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती, कब किसे कहाँ हो जाए किसी को इसकी खबर नहीं होती। लेकिन कभी कभी जब इश्क अपनी हदों को पार करने लगता है तो फिर कहीं ना कहीं वो एक जुर्म को जन्म देता है। साथियों आज की कुछ ऐसी ही कहानी है। एक महिला जो कि विधवा रहती है और फिर अपने विधवा होने का कुछ ऐसा नाजायज फ़ायदा उठाती है जिससे एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल इतना भयानक होता है कि लोगों की सुनने के बाद रूह कांप जाती है। तो नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ आज उसी विधवा महिला की कहानी को लेकर। साथियों आज की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। साथियों मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। सहारनपुर में एक क्षेत्र लगता है आज़ाद नगर। आज़ाद नगर में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार में 3 से 4 लोग थे। इसका परिवार का जो मुखिया रहता है, मुखिया का नाम सुदेश रहता है और सुदेश का एक नौजवान बेटा भी रहता है। अब एक दिन सुदेश अपने घर से निकलता है करीब 13 नवंबर साल 2024 को, लेकिन शाम हो जाती है, रात हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर घर परिवार वाले अपने पड़ोसियों से, लोगों से, रिश्तेदारों को फ़ोन कर पूछताछ करते हैं कि कहीं सुदेश उसके घर तो नहीं गया हुआ है, रिश्तेदारों के घर तो नहीं है, क्या किसी ने उसको देखा है। लेकिन साथियों 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब 16 नवंबर को हार मानकर परेशान होकर सुदेश का बेटा, अब सुदेश का जो बड़ा बेटा रहता है उसका नाम शुभम रहता है। शुभम परेशान हो जाता है अपने पिता की खोजबीन करके, तो हार मानकर अब पुलिस के पास जाता है। अब साथियों पुलिस के पास जब वह जाता है तो अपने पिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी ही थी, तभी कहीं से उसके बेटे शुभम को पता चलता है कि उसका पिता आखिरी बार यानी कि गांव के ही रहने वाले 2 पिता पुत्र बाल सिंह और रवि के साथ खेतों पर देखा गया था, खेतों पर बातचीत कर रहा था। अब इधर वह जैसे ही यह बात उसे पता चलती है वह जाकर पुलिस को बताता है कि 21 नवंबर को वो पुलिस के पास पहुंचता है और बताता है कि साहब मेरे पिता सुदेश आखिरी बार उन्हें गांव के ही रहने वाले पिता पुत्र बाल सिंह और उनका लड़का रवि ने मेरे पिता को खेत पर बुलाया था और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। अब इधर पुलिस नामजद एफआईआर दर्ज करती है और फिर पिता पुत्र को सुदेश के कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। लेकिन ना बॉडी मिलती है, ना कुछ अता पता चलता है। पुलिस लाख कोशिश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस अब पिता पुत्र को जेल भेज देती है। अब गांव में तरह तरह के चर्चाएं होने लगती हैं, लेकिन पुलिस अब पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कि कत्ल इन्हीं दोनों ने किया है। बॉडी कहाँ है इसका कुछ पता नहीं था। पुलिस कभी कभी रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ भी करती थी, लेकिन दोनों बार बार कहते थे कि साहब हम लोग बहुत नेक दिल इंसान हैं, सुदेश बेटे जैसा था, भाई जैसा था, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, उसके गायब होने का दुख हमें भी है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इधर जो पिता पुत्र रहते हैं कोर्ट में एक अपनी अर्जी दाखिल करते हैं और कहते हैं कि साहब यानी कि कोर्ट से अपील करते हैं कि इस कत्ल की पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि हमने कत्ल नहीं किया है। अब इधर एसपी साहब पे भी एक कॉपी जाती है और एसपी साहब को भी उस कॉपी में यही लिखा मिलता है कि सर हम कातिल नहीं हैं, हम निर्दोष हैं, उस मृतक यानी कि सुदेश का कत्ल हमने नहीं किया है। अब सुदेश की उम्र खुद 45 साल रहती है और गांव में काफ़ी लोगों से लगाव था। अब इधर फिर से एसपी साहब जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। फिर से फाइल ओपन होती है और जांच पड़ताल शुरू होती है। जांच पड़ताल शुरू होती है तो अब कई कहानियां निकलकर सामने आती हैं। साथियों पुलिस जांच पड़ताल करती है तो कहीं से पुलिस को
एक क्लू मिलता है और उस क्लू के अनुसार सुदेश का एक भाई जिसका नाम रामपाल रहता है, ब्रह्मपाल की एक पत्नी गुड्डी से गांव के ही एक व्यक्ति से प्रेम संबंधों की चर्चा चलने लगती है। अब कुछ गांव के लोग बताते हैं कि सुदेश का गांव का ही रहने वाला एक लड़का हारून, उसी से उसकी नोक-झोंक हुई थी। अब जब पुलिस यहाँ तक पहुँच जाती है, जब यह खबर उस पुलिस को मिलती है, तो पुलिस सबसे पहले अब हारून को गिरफ्तार करते उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है। तो पता चलता है कि वह सुदेश की भाई की पत्नी यानी कि विधवा महिला जो रहती है, जिसका नाम गुड्डी रहता है, गुड्डी का हारून के साथ प्रेम संबंध रहता है। और फिर गुड्डी और हारून को पुलिस गिरफ्तार करती है और साथियों गिरफ्तार करती है। तो फिर दोनों जो कहानी बताते हैं उसे सुनकर लोग बड़े हैरान थे, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल साथियों, आज से कुछ साल पहले जो सुदेश रहता है, सुदेश का छोटा भाई ब्रह्मपाल की किसी कारणवश मौत हो जाती है। अब सुदेश के सर पर भी बोझ आ जाता है। भाई का अंतिम संस्कार करता है, दाह संस्कार करता है। सब कुछ सही सलामत चल रहा था, लेकिन परिवार अलग थे। सुदेश का परिवार अलग था, ब्रह्मपाल का परिवार अलग था। सुदेश अपने भाई की भी देखरेख करता था, जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो अपने भाई की मदद भी करता था। दोनों परिवार अलग भले थे, लेकिन दिल और दिमाग से कहीं ना कहीं एक थे। अब इधर मौत हो जाती है तो अब उसकी विधवा पत्नी गुड्डी अब अपना जीवन व्यतीत करने लगती है, खेतों में जाकर काम भी करने लगती है, खेतों की देख रेख भी करने लगती है। इसी दौरान एक दिन जब वह खेतों में काम करने के लिए जाती है तो उसकी मुलाकात होती है गांव का ही रहने वाला एक लड़का हारून भी उसी के खेत के पास काम कर रहा था। अब आते जाते दोनों से बातचीत शुरू हो जाती है और फिर बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो एक दिन जब हारून खेत में काम कर रहा था तो गुड्डी उसके पास जाती है। दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते गुड्डी का मन पिघल जाता है। गुड्डी अपना दिल हारून पर हार बैठती है और हारून भी बातों ही बातों में गुड्डी को दिल दे बैठता है। अब साथियों, दोनों की मोहब्बत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ छुप छुप कर मिलते थे, फ़ोन पर बातें भी करते थे और इधर आए दिन अब गुड्डी खेतों में जाकर काम करने लगती है। अब यह सुदेश को अच्छा नहीं लगता था कि उसके भाई की विधवा पत्नी खेतों में जाकर काम कर रही है। अब वो अपनी भाई की पत्नी को मना नहीं कर पाता है, लेकिन एक दिन जब वह खेतों में घूमते हुए जाता है तो देखता है कि मेड़ पर बैठकर गुड्डी और गांव का हारून दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। अब यह बात उसे कुछ अजीब लगती है। अब वह छुप छुप कर देखने लगता है। अब बार बार जब छुप छुप कर पीछा करता देखता तो आए दिन गुड्डी खेतों में जाती और फिर हारून के साथ बैठकर बातें करती। अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब एक दिन हारून खेतों में उसे बुलाता है रात के अंधेरों में। फिर दोनों अतरंग खेल खेलते हैं और फिर जैसे गुड्डी घर जाती है, सुदेश दोनों को देख लेता है। तो फिर एक दिन हारून को खेत में ही बुलाकर वह मना करता है कि देखो भाई, वह मेरे भाई की पत्नी है, एक काम करो, यह घर का मामला है, तुम उससे दूर हट जाओ। यह अच्छा काम नहीं कर रहे हो जो भी तुम कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर सुदेश गुड्डी को भी मना करता है। अब इधर हारून काफ़ी परेशान होता है कि सुदेश बार बार मना कर रहा है। इधर गुड्डी जिस्म की चाह में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बार बार हारून के पास जाती थी, हारून के साथ अतरंग खेल खेलती थी। इधर हारून भी उस विधवा महिला गुड्डी पर फिदा था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन गुड्डी हारून के पास जाती है और कहती है कि देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और जब तक जिंदगी रहेगी मैं तुम्हें जी जान से प्यार करना चाहती हूँ। हारून कहता है कि मैं भी तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तुम्हारा जो भसुर है यह बार बार परेशान कर रहा है।
रुकावटें डाल रहा है। लेकिन इसी दौरान साथियों, हारून की मुलाकात फिर सुदेश से होती है और फिर दोनों के बीच बहसबाजी होती है। अब इधर बहसबाजी होती है तो हारून कहता है कि देखो भाई, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मैं उसे छोड़ चुका हूँ, अब मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। कई दिनों तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर एक दिन सुदेश को एक फ़ोन आता है। जब फ़ोन आता है तो उसे बताया जाता है कि वह खेत के पास जल्द से जल्द आए, शराब की पार्टी होने वाली है। अब फ़ोन करने वाला अलग व्यक्ति था, वह हारून नहीं था। वह फ़ोन करता है और फिर दोनों यानी कि सुदेश और हारून खेत के पास मिलते हैं और वहाँ पर तभी दो लोग और मौजूद रहते हैं। एक का नाम राम बाबू रहता है और एक बूबा, यानी कि 3 लोग और चौथा सुदेश। चारों बैठते हैं। शराब की पार्टी शुरू होती है। अब इधर शराब की पार्टी शुरू होती है, तभी वहाँ गुड्डी भी आ जाती है। गुड्डी को देख वह आग बबूला हो जाता है और फिर गुड्डी को मना करता है और हारून को मना करता है कि इस समय गुड्डी की यहाँ पर क्या ज़रूरत थी, किसने बुलाया है। हारून कहता है कि गुड्डी को तो मैंने ही बुलाया है, क्योंकि गुड्डी अपनी आंखों से तुम्हारी मौत देखना चाहती है। अब इधर जैसे ही यह बात वह सुनता है, वह हैरान रह जाता है कि मेरी मौत की बात हारून कर रहा है, आखिर चाहते क्या हैं तीनों। अब वह जब तक समझ पाता तब तक तीनों मिलकर उसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं, यानी कि उसके भाई की विधवा बीवी और बाकी 2 जो व्यक्ति थे, राम बाबू और एक बाबू बूबा जो रहता है, तीनों पकड़ लेते हैं। और उसके बाद हारून कुल्हाड़ियों से, यानी कि जो फावड़ा रहता है, फावड़े से उसके गले पर वार करता है, हाथ पर वार करता है और उसकी जान ले लेता है। वह चीखता चिल्लाता, लेकिन सुनने वाला आसपास कोई नहीं था। इसके बाद जैसे ही समय मिलता है, सुनसान जगह देखकर सहारनपुर के ही पास खाली पड़े एक खेत के पास प्लाट में उसे लेकर जाते हैं और फिर वहीं थोड़ा बहुत जो घास के ढेर लगे हुए थे, उसी से उसके ऊपर डालकर उसे आग के हवाले कर देते हैं, यानी कि उसके बॉडी को जला देते हैं। और जलाने के बाद जब बॉडी जल जाती है और आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, और जलाने के बाद झाड़ियों में उसे तोप कर वहाँ से चले जाते हैं। अब साथियों चले जाते हैं, 3 से 4 दिन हो जाता है। घर वाले इंतजार करते हैं कि आखिर सुदेश का क्या हुआ, सुदेश कहाँ गया है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। और अंतिम बार गांव के ही 2 लोगों ने उसे बुलाया था, बाल सिंह और रवि, जो कि निर्दोष थे। और जब बेटे को पता चलता है तो बेटा इन्हीं दोनों के नाम से नामजद एफआईआर कराता है। और उसके बाद जो बताने वाला व्यक्ति रहता है, हारून और उसके साथी शुभम को बताते हैं कि तुम्हारे पिता को अंतिम बार यही दोनों ने बुलाया था। अब उसके नाम से एफआईआर होती है, पुलिस उसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगती हैं, लेकिन लोग यह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर बिना वजह कत्ल कैसे हो सकता है, आखिर कत्ल की वजह क्या थी। लोग जानना चाहते थे। बॉडी भी बरामद नहीं हुई थी। तभी हारून को पुलिस गिरफ्तार करती है, गुड्डी और उनके दोनों साथियों को गिरफ्तार करती है। दोनों की निशानदेही पर 14 जनवरी को पुलिस सहारनपुर के पास खाली पड़े प्लाट के पास पुलिस उसे लेकर जाती है। उनके निशानदेही पर कंकाल बरामद करती है। जैसे ही कंकाल मिलता है, पुलिस सुदेश के लड़के को, शुभम को फ़ोन कर बताती है, उनके घर वालों को बताती है कि तुम्हारे पिता का कंकाल मिला है। अब वह हैरान रह जाते हैं, रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि आखिर उनके पिता का दोष क्या था, क्यों कत्ल किया गया। अब जब वहाँ पुलिस उन्हें बुलाती है पहचान के लिए, तो उसके कंकाल में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे एक घड़ी और पास में पड़े हुए चप्पल। अब उससे पहचान करता है और बताता है कि यह मेरे पिता के ही कंकाल पड़े हुए हैं। और वही लड़का गश्त खाकर गिर जाता है। अब पुलिस कंकाल को, यानी कि बता तो कुछ नहीं था, सब कुछ जल चुका था। अपना कागजी कार्रवाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद घर वालों को सौंप देती है। दाह संस्कार लड़का करता है। और इधर पुलिस तीनों को, गुड्डी,
और उसका आशिक हारून और 2 व्यक्ति यानी कि 4 लोग, चारों को गिरफ्तार करती है और फिर कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। और फिर कोर्ट में पुलिस लिखित रूप से एक अर्जी दाखिल करती है कि आज जो दोनों पिता पुत्र हैं, जो निर्दोष हैं, इन्हें रिहा किया जाए। अब जब यह घटना न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो साथियों लोग हैरान थे कि कैसे कैसे लोग हमारे समाज में पड़े हुए हैं, कैसी कैसी महिलाएं पड़ी हुई हैं जो हवस के भूख में अपनों का ही कत्ल करवा देती हैं, चाहे वो पति हो, बेटा हो या फिर ससुर हो, बाप हो। कई ऐसी कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं जिसमें कभी बेटे का कत्ल होता है, कभी बेटी का कत्ल होता है, तो कभी बेटी मिलकर अपने पिता का ही कत्ल कर देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है मिहिर मिश्रा जी हैं, मुस्तफ़ा अंसारी हैं, अजय पंडित जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हैं नोएडा से। रोज़ाना हमारी कहानी को देखते हैं और अपना प्यार भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो आप सभी साथी से निवेदन है कि आप भी कमेंट करें, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।